दामन जिसको हाथ लग गए, चोर बाजार है जो लूट रहे हैं। देखिए, मैंने बीबी साहिबा के और भुट्टो साहब के तकरीबन सब वायदे पूरे किए हैं, आप देखें। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं मसूद रजा। हामिद मीर साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। आज ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते वक्त मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार हूं। मुझे कुछ खुशी भी है और कुछ अफसोस भी हो रहा है। खुशी किस बात की हो रही है ये मैं आपको बताता हूं और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सुनाता हूं। Despite the challenges over the past decades, our economy has shown great resilience. It has maintained a positive rate of growth despite terrorism and natural disasters. Currently, the economy is showing signs of modest recovery. The GDP growth for 2011 and 12 has been at 3.7%. ये सदर साहब की तकरीर का एक छोटा सा इक़्तिबास था, जिसमें उनका कहना यह था कि गुज़िश्ता अशरों में बहुत से मसाइल के बावजूद हमारी मईशत में बेहतरी हुई है। दहशतगर्दी और कुदरती आफात भी रहीं, लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ हुई है इकॉनमी में। इसके साथ साथ वक्त के साथ हमारी मईशत बेहतर हो रही है। जीडीपी ग्रोथ 3.7% पर आ गई है। इसी तकरीर में इन्होंने यह भी फरमाया कि फीकस आमदनी बढ़ गई है, जो पहले $1,258 पर कैपिटा थी, वो अब $1,372 पर आ गई है। इसके साथ ये भी फरमाया इसी तकरीर में कि $25 अरब की हमारी बरामदात हो गई हैं। ज़र मुबादला जो पहले $10 अरब थे वो $15 अरब हो गए। और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क है, बैरूनी सरमायाकारी यहाँ पर हो सकती है। बहुत खुशी हुई ये सब कुछ सुनकर, मगर जब मैंने नज़र डाली स्टेट बैंक की आदाद शुमार पर, उनकी रिपोर्ट्स पर, तो मैं परेशान हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स ये कहती है कि साल 2010-2011 में गैर मुल्की सरमायाकारी जो $1.98 अरब थी, वो अब $68 करोड़ के आ गई है। ये बराह रास्त सरमायाकारी की मैं बात कर रहा हूं। एक बहुत शॉकिंग चीज थी। और ये सरमायाकारी जो थी, बराह रास्त सरमायाकारी, अगर मुशर्रफ दौर में देखें तो ये तकरीबन 800 बिलियन से ज्यादा सरमायाकारी थी। इसके साथ साथ और जब मैंने आगे देखा तो पता चला कि आदाद शुमार जो हैं वो कहते ये हैं कि 2011-2012 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी 2010-2011 के मुकाबले में 65.6% कमी के साथ $68 करोड़ रही और बराह रास्त सरमायाकारी 50% कमी से $81 करोड़ 26 लाख पर आ गई है। और इसी रिपोर्ट में फिर आगे ये भी बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो न सिर्फ बैरूनी इन्वेस्टमेंट, बल्कि जो मुल्क के अंदर सरमायाकार है वो भी इस वक्त मुल्क में सरमाया नहीं लगा रहा। इसी मामले पे बात करूंगा कि आखिर मैं सदर साहब की बात सुनकर खुश हो जाऊं या स्टेट बैंक की गुफ्तगू, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखकर उदास हो जाऊं। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। आज इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, मेंबर हैं फाइनेंस कमेटी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शीरी अरशद साहिबा PMLN से, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात भी हैं और सियासत के हवाले से भी आप गुफ्तगू फरमाते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फर्रुख सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, खुश होने वाली बातें हैं या उदास होने वाली बातें हैं, इसमें किस चीज पर एतबार किया जाए, किस पर एतबार ना किया जाए? क्या घोरक धंधा है, क्या हकीकत है क्या? मसूद साहब, सदर साहब ने, सदर पाकिस्तान ने जो हकायक बयान किए हैं, मैं उनसे इख्तलाफ करने की जुर्रत नहीं रखता हूं। मैं दो हकायक मज़ीद उनके अलावा आपके सामने रखता हूं। पहली हकीकत तो ये है मसूद साहब कि मैं बहुत करप्ट हूं और मैंने करप्शन के ज़ोर पे बड़ा माल बनाया है, ये पहली हकीकत। और दूसरी हकीकत ये है कि जो मेरी अगली पौध है, माई नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरे बच्चे हैं, वो तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा करप्ट निकले। अब अगर ये दो हकायक आप सामने रखें तो आपको एक सोसाइटी का नक्शा सामने आता है, ऐसी सोसाइटी के जिसकी इखलाकी वैल्यूज़ जो हैं वो निहायती तेज़ी से गिर रही हैं। तो ये मामला क्या है? हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटल वैल्यूज़, कलेक्टिव वैल्यूज़ हैं, वो इतनी तेज़ी से क्यों गिर रही हैं कि इसका सोसाइटी की वैल्यूज़ का एक गहरा रिश्ता होता है हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी के साथ। हर इंसान जो है वो पैसे बनाना चाहता है। अब पैसे बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो मेहनत का पैसा हो और या करप्शन का पैसा हो। अब हुकूमत की जो इक्तिसादी पॉलिसी होती है,
अगर तो वो करप्शन के पैसे को इनकरेज करती है तो फिर वो हाल होता है जो हमारा हो रहा है। अगर हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी जो है वो ऐसी पॉलिसीज लाती है कि जिसमें मेहनत को इनकरेज किया जाता है और इनकरेजमेंट दी जाती है, तो फिर वो हाल होता है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है। तो अब सोचने की बात यह है कि हमने जो इक्तिसादी पॉलिसी इस मुल्क में बनानी है, उसने मेहनत को फरोग देना है या उसने करप्शन के पैसे को फरोग देना है। अब हो रहा यह है कि हर मेंबर जो है सोसाइटी का, इकोनॉमी का, वो देखता है कि इस वक्त पैसे का बहाव किस तरफ है। अगर पैसे का बहाव जो है वो उन लोगों की जानिब जा रहा हो जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं और उन लोगों की जानिब ना जा रहा हो जो कि मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सोसाइटल वैल्यूज गिरती चली जाती हैं। ठीक, इखलाकी वैल्यूज में डेंट आ पड़ जाता। गुफ्तगू आपने सुनी, सोसाइटी की न सिर्फ सोसाइटी की वैल्यूज ट्रिकल डाउन हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, बल्कि जो हमारे सामने इशारिये मौजूद हैं, इक़्तिसादी इशारिये मौजूद हैं, वो कुछ और बताते हैं। सदर साहब की तकरीर कुछ और बताती है, हकीकत है क्या? देखें, बात हम कुछ और कर रहे थे और रुख कहीं और चला गया है। हम आते हैं पहले इक़्तिसादियत पर, और मैं आपकी बात या स्टेट बैंक की बात या सदर मुमलिकत की बात जो है उसको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें एक हकीकत पसंदाना एक रवैया रखना चाहिए। और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी इस वक्त हालात हैं या मईशी हालात हैं, उसको हम पस मंज़र रखें कि दुनिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है। आपने मुशर्रफ की बात की तो मैं ये बताती चलूं कि मुशर्रफ के ज़माने में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी और वो उसका फ़ायदा जो है सारी दुनिया को मिला। ये सिर्फ नहीं है कि मुशर्रफ ने कुछ किया कि ये हो गया, ओवरऑल एक इकोनॉमिक बूम था उस माहौल में। इस वक्त उन्होंने बात की तरक्याती ममालिक की, तो मैं ही इज़ एन एक्सपर्ट और उनको ज़्यादा मुझसे पता होगा कि तरक्याती ममालिक आर रीलिंग अंडर इकोनॉमिक शॉक्स। आपका स्पेन देखें, आपका पोर्चुगल देखें, आपका ग्रीस देखें, आपका यूके देखें, आपका खुद यूनाइटेड स्टेट्स देखें, वहाँ की इक्तिसादी हालात कुछ बेहतर नहीं है। और जो दुनिया की जो पैसा है वो इन ममालिक के, या जो इकोनॉमिक रुख होता है वो यही ममालिक जो हैं G8 या G जो भी इनका ब्लॉक है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल आपके दुनिया में एक स्लम्प आया हुआ है। सदर साहब की बात जो है, इसलिए मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता जो 4 या 5 साल रहे हैं उसमें हमने कई शॉक्स देखे। एक तो दुनिया में एक स्लम्प था, उसके साथ इस मुल्क में एक बहुत विशस किस्म की वॉर है जिसको इसके अवाम और हम लोग खुद एज अ मुल्क हम उसको फेस कर रहे हैं, जिससे ये हुआ कि हमें फौज को बहुत ज़्यादा हमें 100% इंक्रीज करना पड़ा इस हालत में, जिस हालत में पैसा था ही नहीं। पहले ये होता था कि एक रेंटियर मेंटालिटी होती थी, हमारे जनरल्स आते थे गैर मुल्क के खिलाफ मुआहदे करते थे, जो करप्शन अरबों रुपए, जो करप्शन हुई, जो बद इंतजामी हुई, वो उसको आप कोई अहमियत नहीं देती। आपने एक बात करप्शन की आप बात करेंगे मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं और यही से बात करती हूं। आपको करप्शन के हवाले से सिर्फ ये एक बात कहूंगी कि अगर हमें करप्शन पर डिस्कोर्स करना है तो लेट्स स्पीक ऑफ करप्शन। इक्तिसादी बात करनी है तो उस पे आए। करप्शन का हम पस मंजर 1960 से लें और उसको हम पॉलिटिकल जो करप्शन की रेटोरिक है उसको सेपरेट करें, एक्चुअल जो करप्शन होती है और सिस्टमिक करप्शन होती है, हम सब पे जो है वो एक जनरल डिस्कशन करें। और ये एक बहुत एक सिंपलिस्टिक फॉर्मूला है। देखिए ये बहुत एक इजी, अगर हम फरूख साहब एक बार फिर आपके पास आऊंगा। फरमाया कि जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ रिसेशन है, वहाँ रिसेशन की जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात हैं शायद वजह यह है कि वो अपनी मेहनत से कमाते हैं, उधार पे नहीं चलते। उनके पास जो पैसा है वो उनके इक्तिसादी जो उनका पहिया चल रहा है उसकी वजह से है, वो मांगे का पैसा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर रिसेशन नहीं आया तो पाकिस्तान की क्या वजह, अगर पाकिस्तान बचा रहा तो उसकी क्या वजह। और फरमाना ये भी है कि करप्शन जो है वो उसकी बात कहीं और की जाए, उसका क्या मईशत पर असर नहीं पड़ता। मैं आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल देखिए, 3 या 4 दिन पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो दुनिया की इंटरनेशनल एक रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर के ममालिक की सॉवरन रेटिंग निकालती है, उसने पाकिस्तान को गिरा के CAA1 कर दिया। उसकी टोटल में 20 रेटिंग, हम 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नबीबिया जैसा मुल्क, क्यूबा जैसा मुल्क, निकारागुआ जैसा मुल्क, बहुत सारे अफ्रीकन मुल्क, बोट्सवाना जैसा मुल्क, ये सब हमसे ऊपर रह गए, सब हमसे ऊपर हैं, हम सबसे नीचे गिरते चले जा रहे हैं।
आप पिछले 4-4.5 साल में देखिए कि 4 साल पहले फीकस कर्जा जो है वो 40,000 रुपया फीकस हर पाकिस्तानी के ऊपर तकरीबन 40,000 रुपया कर्जा था। अब वो 75 से 80,000 रुपया सिर्फ 4 साल के अरसे में। जो कर्जा जात हमने पहले 60 सालों में इकट्ठे किए थे, 60 ईयर्स में, उतने ही कर्जा जात पिछले 4.5 सालों में हमने इकट्ठे कर डाले। अब देखिए 300 से 350 करोड़ रुपया रोजाना का नया छापा जा रहा है, और उसका इंपैक्ट क्या होता है कि 4 साल पहले जो 50 रुपए की दाल बिक रही थी अब वो 180 और 200 रुपए की दाल बिक रही है। आपकी करेंसी जो तकरीबन 50-55 रुपए भी थी कुछ साल पहले, अब 100 की बातें कर रही है। ये करेंसी का गिरना जो है ये आपको पूरे मुल्क की जो इक़्तिसादी पॉलिसी है उसका निचोड़ बता देती है कि आप बाकी दुनिया के मुकाबले में कहां खड़े हैं। बेशक बाकी दुनिया में भी रिसेशन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके मुकाबले में जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है वो आपको ये करेंसी का रेट बताता है। ठीक, आप तो देखिए मौजूदा सूरत हाल में क्या किया जा सकता था, इस पर आपसे बात करूंगा, मगर आपकी तरफ आऊंगा। शीरी साहिबा, ये फरमाएं कि बात की गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, सैलाबों की बात की गई। हमने देखा सैलाबों के बाद जो हमारी क्रॉप्स हुई वो बम्पर क्रॉप्स हुई, हमने एक्सपोर्ट भी की और रिकॉर्ड पे ये चीज मौजूद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो आदादोशुमार आती हैं 70 अरब डॉलर का हमारा नुकसान बताया जाता है। और अगर हम बात करें करप्शन की, जो हमारे पास फिगर आती है 4 सालों की गुज़िश्ता, वो 90 अरब डॉलर है। अगर हम इन 4 सालों में इस पर कंट्रोल कर लेते तो क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो हमारा 8 सालों का नुकसान हुआ, लगता नहीं है कि दहशतगर्दी की जंग की वजह से हमारी मईशत तबाह हो रही है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है? हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है मसूद साहब के, जैसे नफीसा बीबी ने कहा कि जब भी इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र आए तो हमेशा गवर्नमेंट के लोग दे टॉक अबाउट टेररिज्म, दे टॉक अबाउट कि जी फलानी रिसेशन इन डिफरेंट कंट्रीज है। इसका जवाब मैं पहले बीबी का देना चाहूँगी। एक बात कि इकोनॉमिक जब जो हमारे हालात हैं मुल्क के, उसके रीजंस क्या हैं, हम उनको पहले सबसे पहले देखें। मेन रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 2 करप्शन। बीबी कहती हैं कि करप्शन को अलग टॉपिक है, वी कैन नॉट मिक्स इट विद इकोनॉमी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप देखें जिस हुकूमत में क्राइटेरिया ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज एनी करप्ट पीपल, आप सारे केसेस देख लें, कॉमर्स से NICL जो भी देख लें, OGDC के हेड्स जो भी लगे अब तक 4-4.5 साल में, सब करप्ट लोग लगे। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते थे? नंबर 2, हमारी कितनी बदकिस्मती है कि इस दौरान 3 स्टेट बैंक के गवर्नर्स बदले। हम वो वक्त था, हमेशा एक तरीका होता है कि स्टेट बैंक गवर्नर जो है ही इज नेवर डिफाइनिंग अबाउट द जो हमारे स्टॉक्स हैं, हमारे रिजर्व्स हैं। अब यह है कि गवर्नर रिजाइन कर जाते हैं और अब खुद गवर्नर स्टेट बैंक कन्फेस कर रहे हैं ये मुल्क के हालात हैं। देखें जब हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अब मैं बीबी की इस बात का ये भी जवाब दूंगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बड़ी कंट्रीज में रिसेशन हुई, नो। अब थाईलैंड देखें, चाइना देखें, वियतनाम देखें, इन्होंने अपने SMEs को स्ट्रॉन्ग करके अपनी इकोनॉमी को रेज किया। मुझे ये बताया जाए कि जो गवर्नमेंट है इसने SME पॉलिसी कभी बनाई? मुझे 2-3 दफा फेडरेशन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब मिले, मैंने उनसे यही पूछा, बजट से भी पहले पूछा कि प्लीज बैकबोन है SME, आप इस पे तवज्जो दें। इसकी कोई तवज्जो नहीं। और उससे बिजली की बात करो तो फिर कहते हैं जी क्रिटिसिज्म है, बिजली की आप बात सुने। पंजाब बहुत सारे सवाल आपके हो गए, मेरे ख्याल में इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ देना शायद अगर ज्यादा सवाल हो जाएंगे तो मुश्किल। अब बिजली के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट है वो मेरे से जरूर पूछिए। मैं तो जी इनको थ्रो बैक करूंगी सवाल। 60% आबादी है पंजाब में। पंजाब में वो पंजाब का सवाल हम पूछ लेंगे। मुझे मेरे आर्ग्यूमेंट थोड़ा मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लेना, मेरा फ्लो क्या है। इनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि जो करप्शन से रिलेटेड है, अगर इनकी हुक्मरानी वहां बेहतर है तो क्या पंजाब की इकोनॉमी बहुत बेहतर है, बहुत बूम कर रही है, वहां ओवरड्राफ्ट नहीं है, वहां डिफिसिट नहीं है? पंजाब की हम बात अलग से कर लेंगे, उनसे उसका जवाब बिल्कुल मांग लेना चाहिए, मांगना चाहिए, सवाल उठना चाहिए। मगर अभी बात हो रही है विफाक की, वफाक की गवर्नमेंट की बात हो रही है, पॉलिसीज की बात हो रही है। वफाक आइसोलेशन में नहीं होता, वफाक जो है वो एक मिलाप है यूनिट्स का। अगर आप स्ट्रक्चर समझे पाकिस्तान की फेडरेशन, पंजाब की खराब मईशत की वजह से मुल्क की मईशत खराब। मैं ये कह रही हूं कि ओवरऑल मेरा जो पर्सपेक्टिव या आर्गुमेंट मैंने पहले कर दिया था कि ओवरऑल एक आपका स्लम्प है, आपके लोकल जो हालात हैं। मैंने एक और बात जो मुझे कहनी थी कि हम जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि मईशत और सियासत को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जो मुल्क सो मोटो पर और स्टे ऑर्डर्स पर चले,
और हुक्मरान जो हैं जिनको एक पॉपुलर मैंडेट हो उनके मुख्तलिफ तरीके से, मैं एक इदारे को नहीं कहती, उसमें कई और एलिमेंट्स भी हैं, उनको बार बार रोका जाए काम करने के लिए, तो वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करता है। अच्छा, तो ये भी OGDCL का अगर सरबराह मुकर्रर होता है और ज़ाब्ते के खिलाफ होता है तो उस पर कोई ना बोले, ठीक है, वो अदालत एक उस आपके पे पास एक्शन डाले। आजाद अगर अदलिया है, स्टील मिल की रिश्कारी का मामला होता है, अगर आपके NICL स्कैंडल होता है, दीगर मामलात होते हैं, तो क्या अदालत नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिसको 2/3 मेजॉरिटी हो, उसको अगर आप डिसमिस कर लें तो मैं तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया उसको जो कह रही है वो भी आप देख लें। चाहे तो वो आइन की बात माने ना माने, आइन की बात मानी है, हमारा मौक़िफ़ है, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जो हम तो कहते हैं हमने आइन को प्रोटेक्ट किया है। जहाँ तक इनकी बात हो रही है कि बाकी अगर हम अगेन दूसरे मुल्कों में देख लें, उन्होंने कहा कि इतना इंक्रीज हुआ है डिफिसिट, तो हम लुक एट द डेट, जो एक्सटर्नल डेट होती है, आप जापान की देख लें कि कितनी डेट है, या टैक्स टू डेट रेशो कितना है। तो हम सारे मुल्कों के अगर इक़्तिसादी करें, मसला है, बिल्कुल मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि इन हालात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जितने सोशल सेफ्टी नेट्स दिए शायद तारीख में किसी और हुकूमत ने नहीं दिए। एक सवाल का मुझे जवाब दे दें ताकि बात मुख्तसर करके मैं आगे भी बढ़ूं, कि एहतसाब कमीशन ये कहता है कि रोज़ाना 800 अरब डॉलर की करप्शन हो रही है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 90 अरब डॉलर बन जाती हैं। जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना कुछ गंवा चुके हैं वो 70 अरब डॉलर है। तो करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हुआ या दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला हुआ? आपसे जब बात की जाती है, हुकूमत के किसी भी शख्स से बात की जाती है, वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं इसलिए हमारी मैं वही कहती हूँ ना कि अगर हम इस करप्शन को लेट्स लुक एट सूबों को देखें, ठीक है, अच्छा। और उसमें इसका हिस्सा हम देख लें कि पंजाब का उसका कितना हिस्सा है। करप्शन मसला नहीं, वो नहीं, करप्शन बिल्कुल मसला है, लेकिन करप्शन को आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसको मैं समझती हूँ कि उसमें आप एक स्पिन दे रहे हैं। करप्शन इज एन इशू, लेकिन करप्शन सिस्टमिक है। जितनी भी आप पाकिस्तान के ऊपर जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें करप्शन कहाँ पाई जाती है? इदारों में पाई जाती है, जिसमें कौन कौन से इदारे हैं? पुलिस है, जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स हैं, ये सारे इदारे। आपका हेल्थ निजाम है, रेलवे है, नहीं है, रेलवे है, स्टील बिल है, NICL है, OGDC है। मैं बिल्कुल इससे देखें, एक आपके एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट दी और ये उन्होंने एक बहुत ग्रोस किस्म की एक फिगर दी कि पता नहीं कितने अरब की करप्शन है। उसमें उन्होंने ये साइड किया कि टैक्स टू GDP रेशो में भी इसलिए है कि करप्शन है। उन्होंने ये कहा कि ये बड़े इदारे जो हैं ये लॉस में जा रहे हैं इसलिए करप्शन है। आप मुझे इनका लिंक बता दें कि अगर एक इदारा सपोजिंग PIA लॉस में जा रहा है तो उसका आप करप्शन से लिंक बता दें। उसके कई और वजूहात हो सकते हैं। उसका हो सकता है वजह ये भी है कि आपके इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ गए, गलत मैनेजर्स को तैनात करना, गलत सरबराहों को तैनात करना, पॉलिसियों को लेके चलना, और अगर और एहतसाब ब्यूरो, आपका अपना एहतसाब ब्यूरो अगर कहता है कि 800 अरब डॉलर निकल रहे हैं रोजाना, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? ब्रेक के बाद आते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको आप स्टडी करें कि कहाँ लीकेजेस हो रहे हैं। मैं तस्दीक करना चाहूंगा, 8 अरब रोजाना निकल रहे हैं। किस एरिया में लीकेजेस हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। अगर उसको हम ब्रेकअप करेंगे तो शायद हमें एक पर्सपेक्टिव में, हम चीजों को एक गलत उसमें लेके आ रहे हैं। करप्शन बिल्कुल है, लेकिन ये आज से नहीं थी, ये शुरू से करप्शन है। और करप्शन के अगर इनकी हुकूमत थी या मुशर्रफ की हुकूमत थी, उसका मतलब ये नहीं कि वहां बिल्कुल कोई करप्शन थी। और जैसे ये 800-900 अरब की आपने बात की, और अगर हम इदारों पर ये करप्शन कैलकुलेट करें, व्हाटएवर, वो तो पता नहीं कितने वो कोट करते हैं। वो आखिर आपका इदारा ही कर रहा है, और शायद ये कोई जवाब नहीं हो सकता कि अगर दूसरों ने गलत किया, हमसे पहले वालों ने गलत किया, हम भी गलत कर रहे हैं, तो हमें शुरू से बात करनी चाहिए, सारी बात करनी चाहिए। अब तक की जो गुफ्तगू हुई उसका एक खास मकसद था, मैं जहां तक आपको लेकर आना चाहता था। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह जब मईशत तबाह होती है, जब इदारों में इस्तेहकाम नहीं होता, जब मुल्की इदारे करप्शन की वजह से या बदइंतज़ामी की वजह से तबाही की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसका असर किस पे पड़ता है और किस तरह से पड़ता है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।